नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। देखिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। देखिए, ये हमारा एससीएस डेली क्विज चैनल है, इसमें डेली क्विज होती है, बिल्कुल फ्री में, इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ये हमारा इंस्टाग्राम का पेज है, इसको जरूर फॉलो कर लीजिएगा। स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज करके अगर आप इंस्टाग्राम में सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी हुई। इसमें आप स्टोरी सेक्शन जरूर देखते रहा करिए, प्लस इसमें हाईलाइट्स आते रहते हैं और प्लस पोस्ट आती रहती है, इनको जरूर फॉलो करते रहिए। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। और मैं एसके त्रिपाठी आज आप सभी के साथ जो हमारी डेली करंट अफेयर्स न्यूज एनालिसिस की सीरीज है उसको यहाँ पर बाइलिंगुअल मैनर में कंटिन्यू करूंगा, कवर करूंगा। और दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो में 5000 लाइक्स के टारगेट को कंप्लीट किया तो आप लोगों को इसकी जो पीडीएफ है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे इंस्टाग्राम के पेज में आपको उपलब्ध कराई जाएगी। तो आप लोग इंस्टाग्राम का जो हमारा पेज है उसको भी फॉलो कर ले जरूर। और ये जो आर्टिकल्स होते हैं वो सारे लीडिंग जो न्यूज़पेपर्स हैं हमारे और जो लीडिंग गवर्नमेंट की वेबसाइट से वहां से लिए जाते हैं, फिर आप लोगों को यहाँ पर उपलब्ध कराए जाते हैं, जो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद सिद्ध होगी, स्पेशली फॉर यूपीएससी और जो भी आपकी स्टेट पीसीएस के एग्जामिनेशंस होते हैं उनके लिए। तो आप लोग इस सीरीज को लगातार देखें, सतत रूप से देखें और इसका महत्तम लाभ भी अर्जित करें। ये हमारा जो इंस्टाग्राम पेज है इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, आप लोग फॉलो कर लीजिएगा। वहीं पर आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट जो पीडीएफ और पिक्स होती हैं वो अवेलेबल कराई जाती। तो देखिए, आज हम लोग कौन कौन से टॉपिक्स देखने जा रहे हैं उसको देखेंगे। सबसे पहले ये अप स्किलिंग ऑफ स्ट्रीट वेंडर्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, स्ट्रीट वेंडर्स की बात कर रहे हैं। देखिए, स्ट्रीट वेंडर्स, ठीक है ना, ये इनफॉर्मल सेक्टर में हो गया, ठीक है ना। और इनका जो वेलफेयर है एक तरीके से ये सोशल सिक्योरिटी का भी पार्ट हो जाएगा, है ना। जो वेलफेयर स्टेट फॉर्म करने की बात हम डीपीएसपी में पढ़ते हैं तो ये देखेंगे हम। दूसरा, बारबाडोस जो है वर्ल्ड का न्यूएस्ट रिपब्लिक बन गया है। पहले ये कॉलोनी था ब्रिटिशर्स का लगभग 400 सालों से, अब ये जो है अपना रिपब्लिक बन गया है। इसके बाद एनएचए की रिपोर्ट आई है जो आपका हेल्थ एक्सपेंडिचर पर, ठीक है। तो उसमें पता चला है कि सरकार का जो आपका पब्लिक जो हेल्थ है उस पर एक्सपेंडिचर जो है बढ़ा है। इस टाइप की चीजें हैं। रोशनी एक्ट है, जेएनके से रिलेटेड है आपका, वहां ये विवादास्पद रहा है, भूमि के संदर्भ में था ये आपका, ठीक है ना। तो वहां पर इरेगुलरिटीज वगैरह देखी जा रही थी, उसी के संदर्भ में है ये आपका। लास्ट वन जो है न्यूक्लियर एनर्जी और क्लाइमेट के बारे में, इसमें बताया जा रहा है कि किस तरीके से न्यूक्लियर एनर्जी से कितना आपका ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन होता है, वो क्या इम्पैक्ट डालता है, कुछ डेटा है वो बात करेंगे हम लोग। यहाँ पर सबसे पहला जो हमारा आर्टिकल है ये रिलेटेड है, आज का जो महत्वपूर्ण दिवस है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 दिसंबर जो है वर्ल्ड डिसेबल्ड डे है। डिसेबल्ड एक्ट भी आया था 2016 में, आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है। और इसका जो विषय है इस बार का, लीडरशिप एंड पार्टिसिपेशन ऑफ पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज टुवर्ड्स एन इंक्लूसिव, एक्सेसिबल एंड सस्टेनेबल पोस्ट कोविड-19 वर्ल्ड। अब ये जीएस पेपर 2 का पार्ट हो गया आपका। जो पहला टॉपिक है हमारा स्ट्रीट वेंडर्स की अप स्किलिंग की बात कर रहे हैं। तो ये कंटेक्स्ट ये है कि अभी जो मिनिस्ट्री है हमारी स्किल डेवलपमेंट और इंटरप्रेन्योरशिप, उसने अनाउंस किया है एक पायलट प्रोजेक्ट टू ट्रेन, मतलब प्रशिक्षण देने के लिए 2500 स्ट्रीट फूड वेंडर्स को दिल्ली में। किसके रिकॉग्निशन से? तो अंडर द रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग कंपोनेंट ऑफ प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0। अब ये प्रायर लर्निंग आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा, ये प्रीलिम से पूछा भी जा चुका है, ठीक है। की पॉइंट्स जो है कि आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि प्रायर लर्निंग से क्या अभिप्राय है, और कमेंट करके जरूर बताया करिए, क्योंकि यही मोटिवेशन है हमारे लिए और हमारी पूरी टीम के लिए जो आपके लिए 24/7 यहाँ पर मेहनत करती है। तो आप लोग जो है कमेंट किया करिए, 2 वे कम्युनिकेशन होता है तो हमें भी मोटिवेशन मिलता है। इसके बाद जो की पॉइंट्स है वो बताए जा रहे हैं इसके बारे में। तो इसका जो ऑब्जेक्टिव है इस प्रोग्राम का वो क्या है, खुद ही सोचिए आप, कि जो प्रोवाइड करना है इसमें रेलेवेंट स्किल टू द स्ट्रीट फूड वेंडर्स, मतलब प्रासंगिक कौशल प्रदान करना जिसका यूज करके वो क्या कर सके, खुद के संदर्भ में बेहतरी कर सके और ज्यादा से ज्यादा आय का सृजन भी कर सके। उसके बाद दूसरा जो है इसमें पॉइंट क्या है, मोर अपॉर्चुनिटीज टू वेंडर्स फॉर रेवेन्यू जनरेशन। सीधी बात है कि वो राजस्व सृजन कर पाएंगे जब उनकी स्किल डेवलपमेंट हो जाएगी, तो क्या होगा, उनको अवसर मिलेगा अपने ही राजस्व को क्या करने के लिए, सृजन के लिए अधिक अवसर मिलेंगे। उसके बाद अवेयरनेस होगी उनको रेगुलेशंस के बारे में और स्टिपुलेटेड रूल्स के बारे में, इन रिटर्न प्रोवाइडिंग बेटर सर्विसेज टू द लोकल बॉडीज।
सीधी बात है, और ये उपभोक्ताओं को अच्छी सेवाएं भी दे पाएंगे, ठीक है ना। और उसी के बारे में बता रहे हैं कि बदले में जो आपकी अर्बन लोकल बॉडीज हैं उनको भी बेहतर सेवाएं प्रदान कर पाएंगे, ठीक है। ये नॉर्मल पॉइंट से कुछ याद करने की जरूरत नहीं इसमें। इसके बाद जो पायलट फेज है ये आपका ईस्ट दिल्ली म्युनिसिपल जो आपका कॉर्पोरेशन है और स्किल इंडिया जो है उसका जो एम है वो अप स्किलिंग करना है। पहले ही बताया मैंने कि 2500 वेंडर्स की बात की जा रही है, डेटा याद करने की जरूरत नहीं है, जिनकी एज 23 से 55 के बीच में है, 23 से 55 के, उनको जो है कौशल प्रदान करना है ना। स्किल इंडिया का जो आपका लक्ष्य है उसके बारे में। और हमारे यहाँ बहुत सारे जो है स्ट्रीट वेंडर्स हैं जिनको किसी भी तरीके की सोशल सिक्योरिटी नहीं, इनको कोई टीए डीए, इनको कोई पीएफ वगैरह थोड़ी मिलता है, ठीक है। और ये जो प्रोजेक्ट है ये इंप्लीमेंट किसके द्वारा किया जा रहा है, तो THSSC बोलते हैं, टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी सेक्टर स्किल काउंसिल है, और ट्रेनिंग पार्टनर जो है इसका वो आपका NSDC है, ठीक है। और THSSC के द्वारा 2 अनुशंसित आपके प्रशिक्षण साझेदार भी हैं, जिसमें से एक आपके लर्नेट इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स है और दूसरा टाटा स्ट्राइव है। इसके अंतर्गत जो है ये इनिशिएटिव है, इसके अंतर्गत क्या किया जाएगा, तो जो स्ट्रीट फूड वेंडर्स हैं उनको एजुकेट किया जाएगा, उनके अंदर अवेयरनेस को फैलाया जाएगा, है ना, उनको थोड़ा अवेयर बनाया जाएगा। किस संदर्भ में, हेल्थ और सेफ्टी स्टैंडर्ड्स, ठीक है, जो प्रोविजन से आपके अंडर कोविड-19 प्रोटोकॉल्स के, इसमें इफेक्टिव कम्युनिकेशन टेक्निक्स की भी बात की जाएगी, जो उनके स्टाफ है और उनके साथ और कस्टमर के साथ कैसे डील करना है। फिर जो आज के समकालीन संदर्भों में जो स्किल्स हैं, जैसे कि डिजिटल लिटरेसी हो गई, फाइनेंशियल लिटरेसी हो गई, डिजिटल पेमेंट हो गया, ई सेलिंग हो गया, इन सबको भी उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा। और वेंडर जो है वो सपोर्ट किया जाएगा उनको विद लोन्स अंडर द मुद्रा स्कीम। तो मुद्रा स्कीम के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, इसके बारे में डिटेल में बताइएगा, मुद्रा योजना के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कमेंट बॉक्स में लिख के, कब स्टार्ट की गई और इसका मेन लक्ष्य क्या है मुद्रा योजना का। तो इसके अंतर्गत ये जो वेंडर्स है, ये जो आपके वेंडर्स हैं उनको ऋण की भी सहायता दी जाएगी। अच्छा, कमेंट बॉक्स में मैंने देखा कि कई सारे कमेंट हैं जिनमें हिंदी इंग्लिश में अलग अलग करने के लिए बोला जा रहा है। एक बात मतलब ये जरूर समझ लीजिएगा कि अगर मस्तिष्क में विचार बिल्कुल स्पष्ट उठ रहे हैं ना, तो भाषा कभी अवरोध नहीं होती। यहाँ कोशिश बाइलिंगुअल मैनर में की जाती है ना। तो ये भाषा के चक्कर में मत उलझिए, ठीक है। दोनों ही जो है लैंग्वेज में पढ़ के बताया जाना होता है, बहुत कम टाइम में सारे के सारी चीजों को आप लोगों को डिलीवर किया जाता है यहाँ पर, तो आप उसका उपयोग करें, है ना, उसका लाभ अर्जित करें। इसके बाद जो नेक्स्ट यहाँ पर पॉइंट लिखा गया है सिग्निफिकेंस, कि भारत में जो लगभग, अब ये डेटा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, 5.5 मिलियन स्ट्रीट फूड वेंडर्स हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं हमारे यहाँ इनफॉर्मल इकोनॉमी में 14% का। देख रहे हैं कितना ज्यादा इनका स्टेक है इसमें, है ना। इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, इनफॉर्मल इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि ये कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं होती है ना, अनौपचारिक अर्थव्यवस्था की बात करें। मेकिंग देयर अप स्किलिंग वाइटल फॉर द इकोनॉमी, इसलिए जो है इनको कौशल प्रदान करना अपने आप महत्वपूर्ण हो जाता है। ये डेटा अपने पास आप रख भी सकते हैं। इससे ये भी बोला जा सकता है, इट विल श्योरली हेल्प इन लिफ्टिंग द वर्किंग एंड लिविंग कंडीशन ऑफ द वर्कफोर्स। बिल्कुल ठीक बात है, इसमें इनके कार्यबल के कार्य की स्थिति, जो वर्कफोर्स है उनके रहन सहन की स्थिति के संवर्धन में भी मदद मिलेगी। अगर उनकी आय बढ़ेगी, है ना, तो क्या होगा, उनके जीवन स्तर में भी सुधार होगा। इसके साथ ही जो आपका ईस्ट दिल्ली में 4000 जो आपके वेंडर्स हैं, विक्रेता हैं, और राष्ट्रीय स्तर पर नेशनल लेवल पर 25 लाख जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं, उनको मतलब है एक तरीके की क्या सोशल सिक्योरिटी भी प्रोवाइड की जाएगी, जो कि मिसिंग होता है जो आपका अनौपचारिक संगठन होता है या असंगठित जो क्षेत्र होता है। अब यहाँ पर जो आपका प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है उसके बारे में बताई जा रही। तो 2015 में स्टार्ट किया गया था, ये आपका स्किल इंडिया मिशन है, ठीक है ना। इसके अंतर्गत जो भी युवा वर्ग के लोग हैं उनको क्या करना, मेनली ट्रेनिंग, मेनली कौशल प्रशिक्षण की बात कर रहे हैं, स्किल ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं, है ना। उसके लिए ये आपकी एक प्रमुख योजना है, और ये किसके द्वारा, तो राष्ट्रीय कौशल विकास जो निगम है उसके द्वारा, उसके माध्यम से जो नए कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय है उसके द्वारा लागू किया जा रहा है ना, लागू किया गया है। तो ये आप देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद इसमें एक पॉइंट और बता रहे हैं कि इसके साथ ही जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट है वो एफिलेटेड ट्रेनिंग प्रोवाइडर्स को यहाँ पर यूज करती है ट्रेनिंग देने के लिए अंडर दिस स्कीम, ठीक है ना। जो प्रशिक्षण दिया जाता है उसके संदर्भ में बता रहे हैं कि ये जो प्रशिक्षक होते हैं वो आपके क्या होते हैं, वो आपके ऑथराइज्ड होते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट यहाँ पर पॉइंट है कि इस योजना के तहत जो भी आपका पार्टिसिपेट करते हैं या भाग लेने के लिए पात्रता की बात है,
तो पहले सभी जो प्रशिक्षण प्रदाता हैं उनको सबसे पहले जो इनका स्मार्ट एक पोर्टल है वहां पर रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, वहां पर रजिस्टर करना पड़ता है, उसके बाद ही जो है वो पात्र हो पाते हैं उसके। इस स्कीम के अंतर्गत ट्रेनिंग और जो असेसमेंट फीस है वो कंप्लीटली जो है वो दी जाती है, पे की जाती है किसके द्वारा? गवर्नमेंट के द्वारा। स्किल ट्रेनिंग जो है वो would be done based on the national skill qualification framework and industry led standard। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहां पर जो है राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क और जो उद्योग आधारित मतलब जो उद्योग की मांग है उनके स्टैंडर्ड्स, उनके मानकों के आधार पर जो है किया जाता है, दिया जाता है वहां पर कौशल प्रशिक्षण। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है, ये बारबाडोस जो है दुनिया का सबसे नया गणतंत्र बन गया है। ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स से रिलेटेड है और यहाँ पर लगभग 400 साल बाद, जो कि ब्रिटिश कॉलोनी था पहले ये, तो उसके बाद ये सबसे न्यूएस्ट रिपब्लिक बना है अब, है ना। गणतंत्र, गणतंत्र का मतलब क्या हो गया कि अब जो राष्ट्र का प्रमुख है वो उसी राष्ट्र का है और वंशानुगत नहीं, उस राष्ट्र के लोगों के द्वारा चुना गया है। अब वो स्वतंत्र हो चुका है, अपने द्वारा शासन व्यवस्था को चला रहा है, किसी दूसरी बाह्य शक्ति का उसमें किसी भी तरीके का इंटरफेरेंस नहीं है जैसे कि अभी तक था उनके ऊपर। तो कैरिबियन आइलैंड नेशन ने रिमूव कर दिया है जो क्वीन एलिजाबेथ सेकंड थी एज द हेड ऑफ द स्टेट इन द सेरेमनी अटेंडेड बाय द प्रिंस चार्ल्स। नॉर्मल सी चीजें, मैप देख जाइएगा जरूर क्योंकि ये आपका कैरेबियन आइलैंड वाला पूरा एरिया है, ये देख जाइएगा आप लोग एक बार। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है यहाँ पर कि हु टुक्स ओवर एज द न्यू हेड ऑफ बारबाडोस, तो डेम सैंड्रा जो आपके प्रोनेला मैसन है उनको सेलेक्ट किया गया है पहले प्रेसिडेंट के रूप में बारबाडोस के लास्ट मंथ, और उन्होंने जो है ये आपका राष्ट्रपति के पद के रूप में जो है पदभार ग्रहण किया है। अब यहाँ पर ज्वाइंट मीटिंग हुई थी यहाँ बारबाडोस की संसद के दोनों सदनों की एक संयुक्त बैठक में, जो सदन की सभा के अध्यक्ष थे आर्थर होल्डर, उन्होंने देश के राष्ट्रपति के रूप में मैशन की, जो अभी हमने नाम देखा उसका नाम जो है उनका अनाउंस किया था। ये नॉर्मल सी चीज है। अब प्राइम मिनिस्टर जो है वहां के मिया अमोर मोटले, उन्होंने भी बोला कि जो मैशन का जो इंडक्शन है एज अ प्रेसिडेंट वाज अ सेमिनल मोमेंट इन द कंट्रीज जर्नी, तो देश के इतिहास के लिए महत्वपूर्ण क्षण है, ये नॉर्मल सी चीज है। इसके बाद मैसन जो है 72 ईयर्स के हैं, ये गवर्नर जनरल थे आपके इस आइलैंड के, इस द्वीप के। 2018 से ही क्वींस कॉलेज में इन्होंने अपनी पढ़ाई की है। उसके बाद उन्होंने जुडिशियल एजुकेशन लंदन से जो है कंप्लीट किया है, जुडिशियल फेलोशिप भी लिया है कनाडा से, तो उनके बारे में है ये आपकी कुछ जानकारियां। इसके बाद हिस्ट्री बताई जा रही है बारबाडोस की एज अ ब्रिटिश कॉलोनी एंड आफ्टर, तो उसके बारे में बताया जा रहा है कि इसे जो है अंग्रेजों ने स्लेव सोसाइटी बना दिया था एक तरीके से, है ना, गुलाम समाज बना दिया था। पहली बार अगर आप देखेंगे तो 1625 में कैरेबियन जो आपका ये आइलैंड है वहां पर एक शिप से तो आते जाते थे ये लोग, है ना, तो जहाज के आने पर एक अंग्रेजी उपनिवेश बना था ये। और उसके बाद 30 नवंबर 1966 को बारबाडोस ने स्वतंत्रता प्राप्त कर ली थी, ठीक है। और बारबाडोस अभी भी जो है कॉमनवेल्थ नेशन से, जो आप सुनते हैं ना कॉमनवेल्थ नेशंस का, तो वो 54 देशों में से एक अपना बना रहेगा, लेकिन अब वो शासन व्यवस्था सिर्फ अपने द्वारा चलाएगा, है ना। संप्रभु सोवरेंटी का मुद्दा यहाँ पर आप जो है यहाँ पर लिंक करके देख सकते हैं और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि संप्रभुता होती क्या है, संप्रभुता जो है वो क्या होती है उसके बारे में बताइएगा। बिल्कुल छोटा सा 2-4 लाइन का आंसर लिखिएगा, बिल्कुल कंसेप्चुअल पार्ट है। अब ये ट्रांजिशन कैसे होगा, तो ये गार्डियन जो है आपका उसमें रिपोर्ट किया गया है ना। देयर आर नो प्लान्स टू चेंज द फ्लैग, यहाँ पर फ्लैग चेंज करने की बात कोई नहीं की गई है। कोट ऑफ आर्म्स, नेशनल प्लेज और नेशनल एंथम ये सब चेंज करने की बात नहीं की गई है। जबकि जो आपका रॉयल टर्म या क्राउन टर्म जो कहीं पर यूज किया जा रहा था, है ना, देश की शासन व्यवस्था को चलाने से संदर्भित किसी भी आयाम में, तो उसको ड्रॉप किया जाएगा। जो भी आपके ऑफिशियल रेफरेंस है ना, वहां से ये बताया गया है। जो भी आधिकारिक संदर्भ है वहां से इसको हटा दिया जाएगा। शाही शब्द हो गया आपका, क्राउन शब्द हो गया, ये सब। रॉयल बारबाडोस पुलिस फोर्स विल बिकम बारबाडोस पुलिस फोर्स, सीधी बात है। अब ये रॉयल वर्ड हट गया, इसका मतलब यहाँ पर जो है अब शासन इनका स्वयं का है, तो बारबाडोस पुलिस फोर्स हो जाएगा। एंड क्राउन लैंड्स वुड बिकम स्टेट लैंड, ठीक बात है। कंट्री जो है आपकी कंटिन्यू करेगी जो आपका सेलिब्रेशन है इनका इंडिपेंडेंस डे, कब 30 नवंबर को ये मनाते हैं इसको, बट नॉट जस्ट इन remembrance of removing Queen Elizabeth II as the head, but also in the memory of the country's first president Errol Walton Barrow। तो ये सीधी बात है कि अब जो है नए राष्ट्रपति के लिए भी ये आपका यादगार रहेगा उस दिन को,
तो इस तरीके से 30 नवंबर को स्वतंत्रता दिवस मनाना इनका जारी रहेगा। और गणतंत्र बनने की कब से तैयारी कर रहे हैं, तो ये थोड़ा सा आपका आफ्टर इंडिपेंडेंस में भी पूछा जा सकता है आपका, है ना। ये मतलब वर्ल्ड हिस्ट्री है आपका एक तरीके से। तो कोलोनलिज्म वाला जो पार्ट आप पढ़ते हैं ना, उपनिवेशवाद वाला, उसके अंतर्गत भी पूछा जा सकता है। तो बारबाडोस ने गणतंत्र बनने का जो निर्णय है पिछले साल की तरह ही है, ये काफी दशकों से जो है इसके बारे में सोच रहा है लगातार। 1979 का कंटेक्स्ट देखें हम लोग, तो वहां पर जो आपकी गणतंत्र प्रणाली है उसकी फिजिबिलिटी के बारे में जानने के लिए एक आयोग की स्थापना की गई थी, कॉक्स कमीशन की, है ना। और उसने ये कंक्लूड भी किया था कि जनता जो है अब संवैधानिक राजतंत्र की व्यवस्था के अंतर्गत रहना चाहती है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। तो ट्रांजिशन फेज था, धीरे धीरे जब हम सशक्त हो जाते हैं तो फिर उसके बाद कोई निर्णय लेते हैं। सेम इसको भी आप ऐसे ही समझिएगा। अब 1998 में एक कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी जो है उसने ये रिकमेंडेशन भी दी थी कि कंट्री अडॉप्ट द रिपब्लिकन स्टेटस एंड एंड द मोनार्की। अब बात हुई कि भैया अब जो है रिपब्लिकन स्टेटस लिया जाए, है ना, उसको जो है यथार्थ रूप मूर्त रूप दिया जाए और मोनार्की को खत्म किया जाए। ठीक, 2003 में बारबाडोस ने फाइनल कोर्ट में अपील भी की थी, ब्रिटिश जुडिशियल कमेटी ऑफ द प्रिवी काउंसिल टू द कैरेबियन कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो वहां पर इन्होंने आपका अपील भी की थी, जिसमें जो है कोई फाइनल निर्णय वहां पर नहीं आ पाया था। अब यहां पर आप देखेंगे कि जो 50th इंडिपेंडेंस डे आपका 2016 में बोल रहे हैं कि मनाया गया, उसमें जो आपके तत्कालीन प्रधानमंत्री बारबाडोस के थे, फ्राइंडल स्टुअर्ट है, तो उन्होंने बोला कि एक जो आपका मोनार्कियल सिस्टम है ना, राजशाही व्यवस्था, उससे अब सरकार के लिए गणतंत्रात्मक स्वरूप की ओर आगे बढ़ने का समय आ गया है। तो नॉर्मल सी चीजें, इसको देख जाइएगा, सारी चीजें याद करने की आवश्यकता नहीं। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा है ये हेल्थ से रिलेटेड है, जीएस पेपर 2 में रख सकते हैं आप इसको, और एनएचए की रिपोर्ट है। तो इसके कुछ डेटा हमारे पास होने चाहिए, बस सारे डेटा की आवश्यकता नहीं होती है। तो यहां पर ये कंटेक्स्ट है कि शेयर जो है गवर्नमेंट का हेल्थ एक्सपेंडिचर में जीडीपी के कंटेक्स्ट में बात करें, उसमें अभी इंक्रीमेंट देखा गया है, कितना 1.35% देखा गया है ना, जो हो गया है, जो पहले कितना था 1.15%। तो यहां पर जो है ग्रोथ हुई है ना, 2013-14 के कंपैरिजन में बात कर रहे हैं, और अभी का डेटा की बात कर रहे हैं कि 2017-18। तो ये कंपैरिजन करने के लिए कि भैया इतना जो है शेयर गवर्नमेंट ने हेल्थ एक्सपेंडिचर के लिए बढ़ाया है। तो ये अच्छी बात है, हमेशा से ये क्रिटिक रहा है ना, कि स्वास्थ्य पर, एजुकेशन पर, शिक्षा पर जो है आपका वो सरकार को अपना व्यय बढ़ाना चाहिए। क्योंकि आप पूरे रीजन में देखेंगे, साउथ ईस्ट एशिया में, तो कंपैरेटिव देखेंगे, चाइना हो, यूरोपियन कंट्रीज हो, यूएसए हो, तो वहां से बहुत कम है हमारे यहाँ एक्सपेंडिचर स्वास्थ्य में, शिक्षा में, जो कि मेन डोमेन है। तो की पॉइंट आप देखेंगे तो ये जो रिपोर्ट है प्रोड्यूस की गई है नेशनल हेल्थ सिस्टम रिसोर्स सेंटर के द्वारा, ठीक है, जो डेजिग्नेटेड है आपका एज द नेशनल हेल्थ अकाउंट्स टेक्निकल सेक्रेटरीट इन 2014 बाय द हेल्थ मिनिस्ट्री। नॉर्मल सी चीज है। अब ये जो है, इसमें जो एस्टिमेट जो आपका प्रिपेयर किया गया है वो किसके द्वारा, तो इन्होंने जो यूज किया है एन अकाउंटिंग फ्रेमवर्क बेस्ड ऑन इंटरनेशनली एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ हेल्थ अकाउंट 2011, जो प्रोवाइड करता है आपका WHO। अब यहां पर फाइंडिंग्स क्या है, ये हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये जो यहां पर केंद्र ने कहा है कि लेटेस्ट जो एस्टिमेट है नॉट ओनली शो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ एग्जिबिटिंग एन इंक्रीजिंग ट्रेंड बट ऑल्सो ग्रोइंग ट्रस्ट इन द पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम। तो यहां पर यह बोला गया कि यह नहीं कि सिर्फ सरकारी खर्च की प्रवृत्ति बढ़ रही है, बल्कि जो आपका सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली है उस पर ट्रस्ट भी बढ़ रहा है, मतलब उसकी एफिशिएंसी भी बढ़ी है, ऐसा बोला जा रहा है। आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर जो बोल रहे हैं उसमें भी बोल रहे हैं कि उसमें थोड़ी कमी आई है, क्योंकि ये सबसे बड़ा जो है वो स्टेक था हमारे यहाँ स्वास्थ्य के अंतर्गत खर्चे में। ये हमेशा से एक जो है एनालिसिस का पार्ट रहा। आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर का मतलब आप समझ रहे हैं कि मान लीजिए कि जैसे आपने कोई इंश्योरेंस कराया और आप हॉस्पिटल गए, तो आप अपने घर से हॉस्पिटल जाएंगे तो आने जाने का व्यय है, उसमें वहां रहने का खर्च है ना, आने जाने का, मतलब जब आप हॉस्पिटल में एडमिट हो जाएंगे उसके अलावा के भी और खर्च होते हैं जो कि कंपनीज वगैरह, इंश्योरेंस कंपनी वगैरह कवर नहीं करती। तो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर का पार्ट बहुत ज्यादा था हमारे यहाँ, ठीक है। तो वही बोल रहे हैं कि अब टोटल हेल्थ एक्सपेंडिचर में जो है इसका भी जो स्टेक है वो क्या हुआ है, कम हुआ है, और विदेशी सहायता के कारण जो है यहां पर कमी देखी गई है, ठीक है ना, ये याद रखिएगा आप। तो ये जो है कुल स्वास्थ्य व्यय में भी कमी आई है, ये मतलब सरकार ने खर्चा बढ़ाया है तो लोगों को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस मिला है यहां पर इस फील्ड में।
ठीक है, एज अ शेयर मतलब हेल्थ के एज अ शेयर ऑफ टोटल हेल्थ एक्सपेंडिचर, जो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर है, ये डेटा अपने पास रख सकते हैं हम। तो 48.8% हो गया 17-18 में, जो 13-14 में 64.2% था। अब आप देख रहे हैं ये बहुत बड़ा पॉइंट है आपका, इस डेटा को आप अपने पास रख सकते हैं। इसके बाद जो पर कैपिटा आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर की बात है, उसमें डिक्लिनेशन देखा गया है 2336 से 2097, कब से कब तक के एरा का डेटा यहां पर लिया गया है, 2013-14 से 17-18 का। कुल स्वास्थ्य व्यय में सरकारी स्वास्थ्य व्यय का हिस्सा भी जो है समय के साथ बढ़ा है, ये रिपीटिशन पॉइंट है। इसके बाद आप देखेंगे तो सरकारी खर्च का जो हिस्सा आपका 40.8% है ना, अब 17-18 में, 13-14 में ये 28.6% था। तो ये बताया जा रहा है कि ये सरकार का जो पब्लिक हेल्थ के लिए जो व्यय है वो लगातार बढ़ रहा है ना। तो ये आपका 3.78% से बढ़ के अब 5.12% हो गया। एक आध डेटा रखिएगा, सारे डेटा याद नहीं करना हमको। इसके बाद प्रति व्यक्ति मतलब पर कैपिटा के टर्म्स में बात करें तो गवर्नमेंट का जो हेल्थ एक्सपेंडिचर वो बढ़ा है आपका, ठीक है ना, तो 1042 से अब 1753 हो गया है। इसके बाद जो सरकार का वर्तमान स्वास्थ्य व्यय का 80% से जो अधिक है वो आपका प्राइमरी और आपका सेकेंडरी मतलब प्राथमिक और माध्यमिक जो है स्वास्थ्य देखभाल खाते में है। अब इसमें भी जो है आपका और बढ़ोतरी देखी गई है। तो पहले जो इसका हिस्सा था वो 75% था, अब बढ़ के 86% हो गया। बेस ईयर जो है सरकार ने ये जो लिया गया है 16-17, 17-18 का। अब यहाँ पर NHSRC के बारे में बता रहे हैं कि क्या है, तो ये आप लोगों को पता होगा 2007 में स्टैब्लिश किया गया था। नेशनल हेल्थ सिस्टम रिसोर्स सेंटर है जिसका मैंडेट है इज टू असिस्ट इन पॉलिसी एंड स्ट्रेटजी डेवलपमेंट इन द प्रोविजन एंड मोबिलाइजेशन ऑफ टेक्निकल असिस्टेंस टू द स्टेट्स एंड इन कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ। ठीक है, तो उसके लिए जो राज्यों को तकनीकी सहायता देना है ना, और मंत्रालय के लिए जो क्षमता निर्माण वगैरह है उससे जुड़ी जो पॉलिसीज है, रणनीतिक विकास है, तो उसमें इसको सहायता प्रदान करने के लिए इस निकाय की आपको क्या किया गया था, व्यवस्था की गई थी। अब जो NHSRC है वो आपका कमिटेड है किसके लिए, लीड एज प्रोफेशनली मैनेज्ड टेक्निकल सपोर्ट, है ना, व्यावसायिकता का भी यहाँ पर प्रावधान है। व्यावसायिक लोग ही प्रबंधन करेंगे, वहां पर टेक्निकल सपोर्ट देंगे ऑर्गेनाइजेशन को। क्यों देंगे, ताकि सशक्त हो हमारा पब्लिक हेल्थ का सिस्टम, और फैसिलिटेट करेंगे वहां पर क्रिएटिव और इनोवेटिव जो आपके सॉल्यूशन है एड्रेस करने के लिए जो भी चैलेंजेस, जो भी चुनौतियां वहां उत्पन्न होती हैं, टास्क फेसेस, है ना, मतलब जो भी चुनौतियां वहां पर आएंगी तो वो उनको क्या करेंगे, उनका सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे इनोवेटिव और क्रिएटिव तरीके से, इस तरीके से फैसिलिटेट करेंगे। नॉर्मल सा पॉइंट है ये। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रोशनी एक्ट से रिलेटेड है, ये भी आप जीएस पेपर 2 में रख सकते हैं, और ये बहुत ज्यादा विवादास्पद भी रहा है। और ईयर आफ्टर द हाई कोर्ट स्ट्रक डाउन द रोशनी एक्ट, इसको स्ट्रक डाउन किया था हाई कोर्ट ने 1 साल पहले ही। जम्मू कश्मीर जो गवर्नमेंट है हैज नाउ बिगन एन एक्सरसाइज टू रिट्राइव द लैंड ग्रांटेड अंडर दिस एक्ट टू बेनिफिशियरीज, है ना। तो पहले तो ये जब एक्ट लाया गया तो ये ऐसा है, समझ लीजिए कि वहां पर जो है भूमि के आवंटन से रिलेटेड था। तो उसमें बताया गया कि उन लोगों को भूमि दी जाएगी जो यहाँ के हकदार हैं, लेकिन फिर वो बड़े बड़े लोगों को वहां पर क्रोनी कैपिटलिज्म, करप्शन देखा गया कि बहुत ज्यादा अनियमितताएं थी वहां की जमीन के आवंटन में, है ना। तो उसमें कुछ ब्यूरोक्रेट्स और सब लोग मिले हुए थे, तो ये मामला था। फिर उसके बाद इसको स्ट्रक डाउन किया गया कि भैया ये तो गलत किया जा रहा है ना, अन्याय है। तो वही मैटर है इसमें। अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर कई सारे जो एलिगेशंस लगाए गए थे किसके संदर्भ में, इरेगुलरिटीज थी जो आपके इसके क्रियान्वयन में। जम्मू एंड कश्मीर स्टेट्स लैंड एक्ट जो है आपका, वेस्टिंग ऑफ ओनरशिप टू द ऑक्यूपेंट्स, इसको रोशनी एक्ट के नाम से भी जाना जाता है, जिसको डिक्लेयर कर दिया गया था नल एंड वॉइड, ठीक है ना। अब इसको जो है अमान्य घोषित कर दिया गया। 1 नवंबर 2020 को जो यूनियन टेरिटरी है आपकी, उसका एडमिनिस्ट्रेशन उसने कैंसिल कर दिया था ऑल लैंड ट्रांसफर्स दैट टुक प्लेस अंडर द जेके स्टेट लैंड, है ना, यही एक्ट के अंतर्गत वेस्टिंग ऑफ ओनरशिप टू द ऑक्यूपेंट्स, ये एक्ट आपका 2001 का था। ये तो आपका मामला हो गया। अब ये था क्या इसमें, तो फॉर्मली अगर देखा जाए औपचारिक रूप से जो जम्मू और कश्मीर राज्य भूमि जो ये आपका एक्ट है, ये 2001 में जो फारूक अब्दुल्ला वाली जो सरकार थी, वहां पर फारूक अब्दुल्ला के नेतृत्व में जो सरकार चल रही थी, उसकी जो तत्कालीन नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार थी, उसने राज्य की भूमि के कब्जे वाले लोगों को बोले कि अब स्वामित्व दे देंगे, और सरकार के द्वारा फिर निर्धारित वहां पर एक पेमेंट भुगतान की व्यवस्था की गई। उसके विरुद्ध जो है एक कट ऑफ 1990 के साथ जो है पारित किया गया था, है ना। तो एक
जो है प्राइसिंग सिस्टम उस हिसाब से वहां पर लगाया गया था। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब ये जो है सिंस द एम वाज टू जनरेट रिसोर्सेज फॉर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट, और यही कारण है कि इसको रोशनी एक्ट भी बोला जाता है। इसका उद्देश्य ये था कि जल विद्युत परियोजनाओं के लिए जो है इनपुट संसाधन उत्पन्न करना था, इसीलिए इसको रोशनी एक्ट भी बोला गया। इसके बाद 2005 में जो पीडीपी कांग्रेस के जो कॉलिशन वाली, जो आपकी गठबंधन वाली जो गवर्नमेंट थी, जिसको मुफ्ती मोहम्मद सईद के द्वारा जो है वहां पर चलाया जा रहा था, ठीक है, तो उसने क्या किया था कि जो 1990 से 2004 तक का जो कट ऑफ ईयर था उसमें थोड़ा सा रिलैक्सेशन दिया था इनको, ठीक है ना, और उसके लिए उन्होंने अमेंडमेंट किया था। ये सब हिस्टोरिकल पार्ट है, ये हमको याद नहीं करना है। अब जो बाद के संशोधन में देखेंगे तो वहां पर गुलाम नबी आजाद जी की जो आपकी गवर्नमेंट थी, उन्होंने प्रीमियम सेट किया था 25% ऑफ द मार्केट रेट, और जो कट ऑफ डेट थी वो 2007 तक के लिए बढ़ा दिया। अब गवर्नमेंट ने यहाँ पर फ्री ओनरशिप राइट्स दिए एग्रीकल्चरल लैंड को, फार्मर्स को दिया गया जो ऑक्यूपाई करते थे उनको पहले से, हु ओनली नीडेड टू पे ₹100 पर कैनल ऑफ लैंड एज डॉक्यूमेंटेशन फीस। तो 100 रुपए प्रति कनाल भूमि का दस्तावेज शुल्क जो है वो दो, और उसके बाद जो है वो अपना स्वामित्व वहां पर ले सकते थे किसानों को, है ना। अब यहाँ बात किसानों की करेंगे, वेलफेयर की, और देंगे बड़े बड़े लोगों को यहाँ पर, है ना। तो विवादास्पद मतलब विवाद से संदर्भित ये एक्ट क्यों रहा। 2014 में कैग की रिपोर्ट आई। अब बताइएगा कैग जो है किस चैप्टर के अंतर्गत है संविधान में, और किस आर्टिकल से लेके किस आर्टिकल के बीच में है, और एक आंसर आज लिख के बताइएगा कि जो आपका लोक वित्त है, पब्लिक जो आपका फंड है, उसके प्रहरी के रूप में, उसके संरक्षक के रूप में, उसके गार्डियन के रूप में जो है आप कैग की भूमिका का समालोचनात्मक विश्लेषण करिएगा, जो आपका क्रिटिकली इवैल्यूएशन है, और जरूर बताइएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखकर, ठीक है। तो उसको मैं पर्सनल रिव्यू भी करूंगा। तो 2014 की अपनी रिपोर्ट में कैग ने ये बोला था कि यहाँ पर 25,000 करोड़ रुपए का घोटाला जो है हुआ है, और इसके अंतर्गत बहुत सारी इरेगुलरिटीज है। यहाँ पर जो आपकी राजनेता हैं, लीडर्स हैं, और जो आपके प्रभुत्वकारी वर्ग से संदर्भित प्रभावशाली डोमिनेंट लोग हैं, उनको जो है प्रॉफिट पहुंचाने के लिए यहाँ पर इस एक्ट का यूज किया जा रहा है, ठीक है। और उसके लिए जो है जो ज्वाइंट कमेटी, इनकी जो स्थायी कमेटी थी, उन्होंने कीमतों में जो है मनमानी कमी की गई है उनके द्वारा। मतलब कुल मिला के जो है प्रभुत्वकारी लोगों को, जो डोमिनेंट क्लास के लोग हैं, है ना, उनको जो है यहाँ पर फायदा पहुंचाने का प्रयास किया गया है, ऐसा इसका क्रक्स मान सकते हैं आप। इसके बाद यहाँ पर जो है गवर्नमेंट ने ये भी अप्रूव किया था इस एक्ट के अंतर्गत कि स्टेट जो विजिलेंस ऑर्गेनाइजेशन है, उसने यहाँ पर फाइल्ड किया FIR अगेंस्ट सम पीपल who didn't satisfy the criteria but managed to vest ownership of land under this scheme। तो यहाँ पर फिर आप राज्य सतर्कता संगठन, इन्होंने जो है कई सारे FIR वगैरह भी देखे होंगे। यहाँ जो प्रोमिनेंट केस आया था जिसके कारण ये आपका बहुत ज्यादा फेमस भी हुआ, तो गुलमर्ग में लैंड स्कैम के रूप में, उसमें कई सारे टॉप ब्यूरोक्रेट्स थे जो एक्यूज थे इलीगल ट्रांसफरिंग के लिए लैंड के, ठीक है, ऑफ द गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी टू प्राइवेट पार्टीज। तो प्राइवेट पार्टीज को वो वहां से ट्रांसफर कर रहे थे। वन ऑफ द मेन एक्यूज जो थे इसमें, एक IAS ऑफिसर का नाम था बशीर अहमद खान, जिनको अपॉइंट किया गया था एडवाइजर के रूप में लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है आपके JNK के। नो एक्शन वॉज टेकन अगेंस्ट टॉप ब्यूरोक्रेट्स इन सिमिलर केसेस इन जम्मू रीजन। एक पिटीशन भी वहां पर फाइल की गई थी हाई कोर्ट में, चेक करने के लिए जो वायलेशन था इस एक्ट से रिलेटेड, जिसमें 17 FIRs भी थी, है ना। तो यहाँ पर जो है व्हेन वाज द रोशनी एक्ट इज स्क्रैप्ड, तो अक्टूबर 2018 में जो गवर्नर आपके सत्यपाल मलिक थे, उन्होंने रिपील किया था रोशनी एक्ट को। जो भी पेंडिंग उसमें प्रोसीडिंग्स थी अंडर द एक्ट शैल स्टैंड कैंसल्ड इमीडिएटली, तो इमीडिएट तत्काल प्रभाव से उसको कैंसिल कर दिया गया था। एनी एक्शन टेकन अंडर द प्रोविजन ऑफ द रिपील्ड एक्ट शैल नॉट बी इनवैलिड। तो ये नॉर्मल सी चीज है। इसके बाद सितंबर 2019 में मलिक ने राज्य भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के द्वारा रोशनी योजना के तहत सभी सौदों की जांच का आदेश दिया। अब आदेश हो गया, अब जांच होती रहेगी धीरे धीरे। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है, ये GS पेपर 3 से है। इसमें न्यूक्लियर एनर्जी और क्लाइमेट को लेके जो है कुछ फाइंडिंग्स बताई जा रही है। तो CO2 एमिशन का जो आपका CO2 एमिशन के बारे में जो डेटा है, तो ये बताया जा रहा है RSET टू सोर 4.9% इन 2021, कंपेयर किया जा रहा है प्रीवियस ईयर से, जो एक स्टडी पब्लिश की गई है अभी, है ना, इसी मंथ, ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट, ठीक है ना, उसमें जो प्रकाशित एक अध्ययन है उसके द्वारा बताया जा रहा है।
कि 4.9% तक बढ़ सकता है। सीधी बात है, पिछले साल लॉकडाउन हो गया तो बहुत सारी इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज, आपकी गाड़ियों वगैरह का चलना कम हो गया, तो जो है आपका ग्रीन हाउस गैसेस का जो एमिशन था उसमें सीधी सीधी कमी देखी गई थी। 2020 में जो एमिशन था वो ड्रॉप हुआ था 5.4%। सीधा कारण है पैंडेमिक और लॉकडाउन से एसोसिएटेड है वो। अधिकांश जो आपके ऑब्जर्वर है उन्होंने ये बोला है कि इस ईयर जो है उसमें एक उछाल देखी जा सकती है, ठीक है ना। द एनर्जी सेक्टर कंटिन्यूज टू बी द लार्जेस्ट एमिटर, मतलब अभी भी जो ऊर्जा क्षेत्र है आपका वो सबसे बड़ा एमिटर है, ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जक है, जिसका शेयर अकेले ही 40% है और लगातार बढ़ता भी रहेगा क्योंकि ऊर्जा की जो है आवश्यकता, तो इसीलिए बोलते हैं हम कि ऊर्जा की आवश्यकता है तो अब हम हरित ऊर्जा की ओर जो है अग्रसर हूं, है ना। अब यहाँ पर जो है सारे जो न्यूक्लियर और थर्मल पावर प्लांट्स हैं उनके बारे में यहाँ पर दिखाया जा रहा है, तो आप मैप वाइज देख जाइएगा एक बार, कंटेक्चुअल पार्ट है वो आपका। उसके बाद यहाँ पर न्यूक्लियर पावर क्या जीरो एमिशंस एनर्जी सोर्स है, तो इसका आंसर है नो, क्योंकि न्यूक्लियर एनर्जी भी उत्तरदायी है आपका जो परमाणु ऊर्जा है ग्रीन हाउस गैस के एमिशन के लिए। इसमें फैक्ट के रूप में भी बता रहा है कि कोई भी एनर्जी सोर्स जो है, कोई भी एनर्जी सोर्स जो कंप्लीटली फ्री नहीं हो सकता एमिशन से, ये फाइंडिंग्स बता रही है ना, इसमें जो फाइंडिंग्स आई है। अब इसमें जब ये बात करते हैं न्यूक्लियर की, तो इसमें न्यूक्लियर एनर्जी की, तो जब इसमें यूरेनियम एक्सट्रैक्शन होता है, ठीक है, यूरेनियम का निष्कर्षण होता है, उसका ट्रांसपोर्टेशन होता है, प्रोसेसिंग होती है, तब वहां पर एमिशन होता है। लॉन्ग और कॉम्प्लेक्स कंस्ट्रक्शन प्रोसेस जो है आपकी न्यूक्लियर पावर प्लांट की, वो भी आपकी रिलीज करती है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 लिखा है, एज डज द डिमोलिशन ऑफ डीकमीशन्ड साइट। तो जो भी कमीशन जो साइट्स है आपकी, जैसे मान लीजिए कोई न्यूक्लियर पावर प्लांट है, उसकी कोई साइट है, अगर उसको डीकमीशन भी कर दिया गया ना, तो वहां से भी जो है आपका रिलीज होती रहती है CO2। And last but not least, nuclear waste also has to be transported and stored under strict condition. Here two emissions must be taken into account. सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है यही है कि जो न्यूक्लियर वेस्ट है उसको कैसे सही तरीके से जो है उसका मैनेजमेंट किया जाए। तो मान लीजिए अभी डम बम करने की भी जो है चीजें हैं उसके अंतर्गत, तो अगर कहीं डम भी कर देते तो उससे भी जो है आपका जो आपकी ग्रीन हाउस गैसेस है उसका एमिशन होता रहता है। तो यहां पर जो इंटरेस्ट ग्रुप्स जो है वो क्लेम कर रहे हैं कि न्यूक्लियर एनर्जी इज एमिशन फ्री। फिर भी कई समूह जो है ये दावा कर रहे हैं अभी भी कि परमाणु ऊर्जा जो है उत्सर्जन मुक्त है। COP26 की बात करें, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की बात कर रहे हैं ये, ठीक है ना। तो पेरिस क्लाइमेट डील जो थी आपकी वो कौन से कोप में हुई थी, ये रेगुलर बहुत सारे प्रीलिम्स से पूछा जाता है, ठीक है। और एनवायरमेंटल जो, तो आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में, एनवायरमेंटल जो इनिशिएटिव्स हैं आपके साइंटिस्ट फॉर फ्यूचर के लिए, S4F बोला जाता है उसको, उसने प्रेजेंट किया एक पेपर न्यूक्लियर एनर्जी और क्लाइमेट के संदर्भ में। इस ग्रुप ने ये कंक्लूड किया है कि टेकिंग इनटू अकाउंट द करंट ओवरऑल एनर्जी सिस्टम, न्यूक्लियर एनर्जी इज बाय नो मींस CO2 न्यूट्रल, दे सेड। उनका कहने का मतलब यह है कि परमाणु ऊर्जा भी किसी भी तरीके से जो है एमिशन से जो है न्यूट्रल नहीं है, ठीक है। अब यहां पर जो आपका CO2 है, हाउ मच CO2 डज न्यूक्लियर पावर प्रोड्यूस, तो परमाणु ऊर्जा कितना CO2 उत्पन्न करती है ये बताया जा रहा है। तो यहाँ पर रिजल्ट जो है वो वैरी करते हैं, है ना, तरह तरह में, मतलब सिग्निफिकेंटली डिपेंडिंग ऑन वेदर वी ओनली कंसीडर द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन और टेक इनटू अकाउंट द एंटायर लाइफ साइकिल ऑफ अ न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो दो चीजें हैं, या तो एंटायर साइकिल देखें हम न्यूक्लियर पावर प्लांट की, और या फिर सिर्फ इलेक्ट्रिक जनरेशन वाला, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन वाली प्रोसेस, तो वहां पर ये जो डेटा है वो आपका वैरी करता है, ठीक है ना, और उसी पर निर्भर करता है। अब यहां पर बताया जा रहा है कि ये जो रिपोर्ट रिलीज की गई थी 2014 में UN के द्वारा, जो IPCC है ना, ये साइंटिफिक विंग है आपका IPCC, ठीक है। तो इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज जो है उसने एक रिपोर्ट दी थी, उसमें एग्जांपल बताया था कि एस्टिमेटेड अ रेंज ऑफ 3.7 to 110 ग्राम्स ऑफ CO2 इक्विवेलेंट पर किलोवाट आवर, ठीक है। तो ये याद रखने की जरूरत नहीं है इतना ज्यादा। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर लिखा गया कि अगर एक लाइफ साइकिल की बात करें उसके स्टडी से संदर्भित, नीदरलैंड में जो आपका, नीदरलैंड में जो बेस्ड है आपका वाइज जिसको बोलते हैं, वर्ल्ड इंफॉर्मेशन सर्विस ऑन एनर्जी, उसने ये डेटा दिया था कि जो कोई भी न्यूक्लियर पावर प्लांट है पर किलोवाट पर आवर की बात करें 117 ग्राम जो है CO2 का उत्पादन करते हैं। लेकिन ये याद रखना चाहिए कि ये जो वाइज संगठन है ये टोटल एंटी न्यूक्लियर ग्रुप है, तो इसका डेटा जो है वो एंटायरली जो है अनबायस्ड नहीं मान सकते, ये एक डेटा है आपका। अब इसके बाद हाउ क्लाइमेट फ्रेंडली इज न्यूक्लियर कंपेयर टू द अदर एनर्जीज, तो अगर इसके पूरे लाइफ साइकिल को ले हम न्यूक्लियर पावर प्लांट के, तो निश्चित रूप से अगर आप देखेंगे तो जैसे कोयला है, थर्मल पावर प्लांट है, या नेचुरल गैस है जैसे आपके फॉसिल फ्यूल्स वगैरह होते, तो उससे ये कहीं ना कहीं फार बेटर है, ठीक है। लेकिन अगर रिन्यूएबल एनर्जी के रेफरेंस में देखें, है ना, तो थोड़ा सा वहां पर जो है
क्या देखेंगे कि वहां पर थोड़ा सा जो है ये पूरी तरीके की ग्रीन टेक्नोलॉजी नहीं मानी जा सकती, इसमें भी एमिशन आपका होगा। अब यहाँ पर जो न्यूक्लियर पावर है वो रिलीज करती है 3.5 टाइम्स मोर CO2 पर किलोवाट आवर देन फोटोवोल्टिक सोलर पैनल सिस्टम। ठीक है ना, तो फोटोवोल्टिक जो सोलर पैनल सिस्टम है उससे ये इतना ज्यादा 3.5 टाइम्स ज्यादा है। अब वहीं पर अगर हम ऑन शोर विंड की बात करें, विंड पावर की, तटवर्ती पवन जिसको आप बोलते हैं, है ना, तटवर्ती पवन जो बोल रहे हैं आप, तो उसके कंपैरिजन में देखेंगे तो ये फिगर जो है जंप करके जाएगा 13 टाइम्स मोर CO2 व्हेन अप अगेंस्ट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम हाइड्रो पावर इंस्टॉलेशन न्यूक्लियर जनरेट्स 29 टाइम्स मोर कार्बन। तो ये कंपेयर करके बताया है 3 एस्पेक्ट्स में, आप इसको रख सकते हैं अपने पास, अच्छा डेटा है। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा फेज है यहाँ पर वो रिलेटेड है आपका MCQ से। तो ये जो पहला MCQ है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये IMAC के बारे में है, जो आपका इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट एंड एनालिसिस सेंटर है उसके बारे में यहाँ पर स्टेटमेंट बताना कौन सा ट्रू है। तो पहला जो स्टेटमेंट है, नोडल एजेंसी है ये मैरीटाइम डेटा फ्यूजन के लिए, बिल्कुल ठीक है, और इसको सेटअप किया गया था आपका 26/11 जो आपका मुंबई टेररिस्ट का अटैक हुआ था हमारा, उसके बाद इसको स्थापित किया गया था, बिल्कुल ठीक है दूसरा स्टेटमेंट भी। तीसरा जो स्टेटमेंट है कि 2016 से ऑपरेशनल है ये और लोकेटेड है आपका मुंबई में, गलत है, गुरुग्राम में बेस्ड है आपका ये, और 2014 से जो है आपका ये ऑपरेशनल हुआ था। तो तीसरा स्टेटमेंट गलत है, ऊपर के दोनों ठीक है आपके स्टेटमेंट। इसका आंसर आपका ओनली 1 और 2 हो जाएगा जो कि ए में दिया गया है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें पूछा जा रहा है कि जो पावर स्कीम है आपकी, है ना, उसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। तो पहला ये जो स्कीम है आपकी वो मिटिगेट करेगी जेंडर डिस्पैरिटी को, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपका पॉइंट, जेंडर डिस्पैरिटी को साइंस और इंजीनियरिंग के रिसर्च फील्ड में फंडिंग में इन वेरियस साइंस टेक प्रोग्राम्स इन इंडियन एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस एंड R&D लैबोरेटरीज। किरण स्कीम वगैरह भी आप लोगों ने सुना होगा, वो इसी से संदर्भित था आपका। तो यहाँ पर लैंगिक असमानता को कम करने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट योजना है, ये आप मेंस में भी इसको यूज कर सकते हैं। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। दूसरा जो है कि इसको लॉन्च किया गया किसके द्वारा, तो SERB का नाम आप लोगों ने सुना होगा, जो आपका साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड है, ये एक स्टैच्यूटरी बॉडी भी है DST के अंतर्गत, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस और टेक्नोलॉजी के अंतर्गत। दूसरा स्टेटमेंट भी आपका बिल्कुल ठीक है। इसके बाद जो तीसरा है आपका कि इसके 2 कंपोनेंट हैं, इसमें सर्ब पावर फेलोशिप भी है और सर्ब पावर जो आपका रिसर्च ग्रांट्स भी है ना, 2 इसके जो है आपके कंपोनेंट होंगे। तो तीसरा स्टेटमेंट भी आपका बिल्कुल ठीक है और यहाँ पे तीनों स्टेटमेंट ठीक है। इसका आंसर आपका ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। पावर का अगर आप देखेंगे फुल फॉर्म क्या है, तो ये आपका प्रमोटिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर वुमेन इन एक्सप्लोरेटरी रिसर्च है, याद रखिएगा। इसका आंसर आपका ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। इसी के साथ आज के वीडियो को हम यहीं पर विराम देंगे, नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तब तक लगातार जबरदस्त तरीके से पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।